मेरी बड़ी बहन ने घर से भागकर अपनी पसंद का विवाह कर लिया था और उसी दिन से माता पिता ने उनसे हर नाता तोड़ दिया था। साल बीतते गए, समय ने जख्मों पर मिट्टी डाल दी, मगर दिल के किसी कोने में वह खाली जगह कभी न भर सकी। फिर एक दिन माता पिता भी इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी मृत्यु के बाद दिल में एक अजीब सा बोझ रहने लगा और तब मैंने निर्णय लिया कि अब दीदी को ढूंढना ही होगा, चाहे जो भी सामने आए। काफी तलाश के बाद आखिरकार उनके घर का पता मिल गया। वह क्षण आया जिसका मैं 15 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। दिल बेकाबू था, सांसें तेज थीं और मैंने अपना चेहरा ढक लिया ताकि वह मुझे पहचान न सके। कांपते कदमों के साथ मैं उनके घर के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने धीरे से धकेला। अंदर कदम रखते ही दिल जैसे रुक सा गया। सामने वह दृश्य था जिसके लिए मैं कभी तैयार नहीं था। मेरी बहन आंगन में बैठी थी। उनका चेहरा थका हुआ, आंखों में खामोशी चीख रही थी और उनके पैरों में वह चीज थी जिसने मेरे शरीर से जान निकाल दी। और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि 15 वर्ष पहले लिया गया एक निर्णय आज के संजाम तक पहुंच चुका था। मेरा नाम आकाश है और मेरी बड़ी बहन का नाम सुनीता था। वह मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी, इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझे माँ जैसा प्रेम दिया था। मेरे बचपन से लेकर उनकी जवानी तक मैंने माँ का स्पर्श सुनीता दीदी की गोद में महसूस किया था। उन्होंने मुझे गोद में उठाना शुरू किया तो मुझे कुछ याद नहीं कि उनके बिना कभी कोई दिन या रात गुजरी हो। जब मैं भूखा होता तो वह स्वयं खाना छोड़ाकर मुझे खिलाती थीं। जब मुझे धन की आवश्यकता होती तो वह अपने विद्यालय और महाविद्यालय के बचाए हुए पैसे मेरे हाथ पर रख देती थीं। जब मुझे पिताजी से डांट पड़नी अचती या स्कूल में अंक कम आते तो वह माँ बनकर मुझे थपक कर सुलाती थीं और कहती थीं कि अगली बार मैं तेरे साथ बैठकर तेरा गृह कार्य कराऊंगी। मेरी सुनीता दीदी केवल एक बहन नहीं थी, वह मेरे लिए माँ भी थीं, पिता भी थीं, मित्र भी थीं और एक ऐसी छाया थी जो हर समय मेरे साथ चलती थी। मेरी सुनीता दीदी बचपन से ही सब में विशिष्ट थीं। वह कुल की सबसे सुंदर कन्या कहलाती थीं। उनकी आंखें बद्दी बद्दी थीं, बाल लंबे और घने थे, रंग दूध जैसा गोरा था। बात करने का ढंग ऐसा था कि हर सुनने वाला उनका प्रशंसक हो जाता। वह जब छोटी थीं तो माँ उन्हें चांद का टुकड़ा कहती थीं और मोहल्ले की स्त्रियां दुआएं देती थीं कि ऐसी बेटी ईश्वर सबको दे। शिक्षा में भी उन्होंने हमेशा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह वह टॉप करती रही। परिवार में जब भी किसी को अपनी बेटी के लिए कोई आदर्श चाहिए होता तो वह सुनीता का उदाहरण देता था। माँ और पिताजी को उन पर बहुत गर्व था। वह कहा करते थे कि बेटी हो तो सुनीता जैसी हो, अन्यथा न हो। दीदी हर प्रकार के भोजन बनाना जानती थीं। उन्हें पारंपरिक पकवान भी आते थे और नई नई डिशेस भी वह बनाती थीं। मोहल्ले की औरतें भी उनसे पूछने आती थीं कि बेटी यह कैसे बनाया। दीदी ने अपने सपने देखे थे, वह एक डॉक्टर बनना चाहती थीं और माता पिता भी उनकी पढ़ाई में रुचि रखते थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। एक दिन द्वार पर प्रेम ने दस्तक दी थी और दीदी ने उस प्रेम की पुकार सुन ली। वह कोई अनुचित लौ डॉचकी नहीं थी। उन्होंने कभी कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया था, लेकिन वह प्रेम कर बैठी थी, क्योंकि हृदय तो मनुष्य का कोमल होता है और जब कोई सच्चे हृदय से किसी को देखता है तो फिर उसका दिल बेअख्तियार धड़कने लगता है। दीदी का दिल भी इसी तरह धड़कने लगा था और उन्होंने जिससे प्रेम किया था वह भी उनसे सच्चा प्रेम करता था। वह लड़एज का राजेश हमारे समाज का नहीं था, वह किसी और जाति से था, लेकिन वह पढ़ा लिखा था, समझदार था, मेहनती था और सबसे बढ़कर वह दीदी का बहुत ध्यान रखता था। जब दीदी ने मुझे बताया कि वह किसी को पसंद करती हैं, तो मैं चौंक गया था, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे अनुमान हो गया था कि वह सच बोल रही हैं। फिर एक दिन उन्होंने माँ और पिताजी को भी बता दिया कि वह एक लाड़िके को पसंद करती हैं और उससे विवाह करना चाहती हैं। लेकिन यह बात सुनकर पिताजी को प्रचंड क्रोध आ गया। उन्होंने दीदी को थप्पड़ मार दिया था और माँ ने कहा था कि हमारे कुल में आज तक किसी लड़ेचकी ने अपनी पसंद का विवाह नहीं किया और न करेगी।
यदि उसने ऐसा किया तो सारा वंश बदनाम हो जाएगा। लोग हमें ताने देंगे, बिरादरी वाले बातें करेंगे, हमें जीते जी मार डालेंगे। दीदी ने बहुत प्रयास किया कि माँ और पिताजी को समझाए कि वह लड़का गलत नहीं है, वह सच्चा और शालीन है। वह दीदी से मर्यादा के साथ विवाह करना चाहता है। लेकिन माँ और पिताजी ने उनकी एक न सुनी। दीदी प्रतिदिन रोती थी और मुझे भी रुलाती थी। मैं छोटा था, इन बातों को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता था, लेकिन इतना अवश्य जानता था कि मेरी बहन व्याकुल है, और जब कोई मनुष्य अपने मन की बात न कह सके तो वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है। पिताजी ने माँ से कहा था कि शीघ्र ही इसका विवाह कहीं और कर देते हैं ताकि यह कोई और गलत कदम न उठा ले और घर से न भाग जाए। माँ ने भी पिताजी की बात से सहमति जताई और कहा कि इसकी शादी जल्द से जल्द करनी होगी। उन्होंने दीदी के लिए एक रिश्ता खोज लिया था। वह रिश्ता एक धनी घर से आया था, लेकिन वह लाटेड लड़का दीदी की पसंद के बिल्कुल विपरीत था। उसका व्यवहार अहंकारी था, रूप साधारण था, शिक्षा में भी वह पीछे था। लेकिन पिताजी ने कहा कि हमें अपने कुल की प्रतिष्ठा बचानी है, हमें लोड हिचके की खूबियों या कमियों से प्रयोजन नहीं। दीदी ने माता पिता से कहा था कि यदि आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं विवाह करना ही नहीं चाहती, क्योंकि जिससे करना चाहती हूं वह आपको स्वीकार नहीं, और जिससे आप करना चाहते हैं वह मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन माँ और पिताजी ने उनकी एक न सुनी। जब भी दीदी कुछ कहती तो वह उन पर हाथ उठा देते थे। एक दिन मैंने माँ को रोका कि आप दीदी को न मारे, तो उन्होंने मुझे भी थप्पड़ मार दिया था और कहा था कि तू बीच में न बोल, बैठ जा एक और। मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी दीदी जो सबकी आंखों का तारा थी, आज अपने ही माता पिता के सामने विवश हो गई थी। वह जो बचपन से मेरी माँ थी, आज स्वयं माँ की मार खा रही थी, और वे कुछ नहीं बोल रही थी, केवल रोती थी और दीवार की ओर देखती रहती थी। मैं उनका चेहरा देखता तो मेरा मन करता कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन मेरी आयु छोटी थी और मेरा अधिकार सीमित था। फिर एक दिन माँ ने दीदी से कहा कि कल सुबह तेरा लगन है, हमने सब प्रबंध कर लिया है और तू कुछ नहीं बोलेगी। उस दिन दीदी ने कुछ न कहा, बस मौन रही। वह कमरे में बैठी रहीं और अपनी सहेली की दी हुई एक चिट्ठी को पढ़ाती रहीं, जो संभवतः उस लड्डा एच के राजेश की ओर से आई थी जिसे वह पसंद करती थी। और मैं द्वार की ओट में खद्दा छा देखता रहा कि मेरी दीदी जो हर किसी को खुशियां देती थी, आज स्वयं अपने सपनों की अर्थी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो पहले होती थी। उनकी आंखों में वह आकर्षण नहीं था जो पहले सबको दीवाना कर देता था। उनके अधरों पर वह मुस्कान नहीं थी, वह केवल शांत थी, और इसी शांति ने मेरे हृदय को झकझोर कर रख दिया था। मैं सारी रात न सो सका। मुझे बार बार वह क्षण याद आ रहे थे जब दीदी ने मुझे गोद में लिया था, जब वह मुझे खिलाती थी, जब वह मेरे लिए नए वस्त्र सिलती थी, और अब वही दीदी सुबह किसी और के बंधन में दी जाने वाली थी। न अपनी इच्छा से, न अपनी प्रसन्नता से, केवल अपने माता पिता की मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए और उस समाज की नाक के लिए जो कभी हमारी निर्धनता का उपहास उड़ाती थी। मुझे इस सब पर क्रोध आ रहा था, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि मैं छोटा था और निर्बल था। सत्य यह है कि मैं उस दिन टूट गया था, क्योंकि मेरी दीदी टूट गई थी। लेकिन सुबह हुई तो घर में कोहराम मच चुका था, क्योंकि मेरी बहन घर पर नहीं थी। मुझे तो पहले पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। फिर किसी ने कहा कि तेरी बहन भाग गई है। मैंने कहा, कहाँ भाग गई है? उन्होंने कहा, किसी के साथ भाग गई है। मोहल्ले से कोई भी लाडोचका गायब नहीं था। मेरी बहन किसके साथ गई थी? वह जिससे प्रेम करती थी वह कौन था? हमें आज तक पता न चला, क्योंकि हमने उससे मिलने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। पिताजी और माताजी सिर पगडोकर बैठे थे। पिताजी को तो उसी समय दिल का दौरा पड़ा और वह अस्वस्थ हो गए। संभलने का प्रयास किया, उपचार कराया गया, लेकिन उनके हृदय का बोझ बढ़ाता ही गया। बहन की स्मृतियां उनकी सांसों में आह बनकर रह गईं। सिसकियां उनकी रातों को जगा देती थीं और दिन उनकी आंखों को नम कर देते थे। वह हर समय मौन रहने लगे, किसी से बात न करते थे, भोजन भी नहीं करते थे। दिन प्रतिदिन दुर्बल
होते जा रहे थे। फिर एक दिन वह बिस्तर से ही ना उठे। चिकित्सक ने बताया कि दिल का दौरा बहुत तीव्र था। वह अस्पताल ले जाते जाते मार्ग में ही प्राण त्याग चुके थे। उनके जनाजे को कंधा देते हुए मेरी आंखों में आंसुओं के सागर उतर आए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन के प्रेम का यह परिणाम होगा और पिताजी इस संसार से इस दुख के साथ चले जाएंगे। उनके पश्चात माताजी ने तो जैसे जीने से मुख मोद्दा लिया। वह हर समय यही कहती थी कि यह लोडचकी हम पर श्राप बनकर उतरी थी। जिस दिन उत्पन्न हुई उसी दिन मेरा भाग्य फूट गया था। मां का हृदय पत्थर हो चुका था। उनकी जिह्वा से सदैव अपशब्द और शाप निकलते थे। वह कहती थी, ईश्वर करे वह कहीं अपमानित और लांछित हो, कहीं उसे कोई सम्मान न दे। पिता को तो श्मशान पहुंचा दिया, अब और क्या करेगी यह लड्ढकी। मां की आंखों में भी आंसू होते थे, मगर उनके आंसुओं में दया नहीं होती थी। घृणा होती थी, क्रोध होता था, पश्चाताप होता था और कदाचित विवशता भी। मैं प्रतिदिन उनकी बातें सुनता और मन ही मन अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता कि दीदी जहां हो कुशल से हो, प्रसन्न हो, सुरक्षित हो। मैंने मां को कई बार कहा कि हृदय बद्धा करें, क्षमा कर दें, उसे जो चली गई उसकी भी अपनी विवशता होगी। लेकिन मां का हृदय नहीं पिघलता था। समय तो बीतता गया, वर्ष बीतते गए। मैं स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी जा पहुंचा और फिर अपनी मेहनत से पुलिस में भर्ती हुआ। परिश्रम किया, ईमानदारी से कार्य किया, स्थानांतरण होते रहे। अंततः मुझे एक बड़े पद पर पदोन्नति मिल गई। अब मैं एएसआई था। वर्दी पहनते ही मेरे मन में गर्व भी आता और एक पीठ भी जागती, क्योंकि वर्दी पहनने वाला भाई अपनी बहन को ढूंढ न सका था। मेरी वर्दी मेरे घावों की साक्षी थी। हर दिन मेरी बहन की याद मेरे दिल को काटती थी। मेरी एकांत मेरे कानों में उनकी स्वर बनकर फुसफुसाती थी। मैंने कई बार उन्हें खोजने का प्रयास किया था, पर वह ऐसे गायब हुई थीं जैसे धरती निगल गई हो या आकाश खा गया हो। कोई सुराग नहीं मिला, कोई चिन्ह नहीं छोड़ा कि हम जान पाते कि वह किसके साथ गई थी, कहाँ गई थी, क्यों गई थी। लेकिन मैं साहस नहीं हारा। मैंने अपनी जांच क्षमताओं का उपयोग करते हुए पुनः प्रयास आरंभ किया। पुरानी फाइलें निकलवाईं, पुराने पते खंगाले, नामों की सूची बनाई, चित्र दिखाए और एक दिन मुझे एक ऐसा पता मिला जो एक गुप्त स्रोत से मिला था, और यह पता उस स्थान का था जहां वह अब रह रही थी। मेरे हृदय की धड़कनें तेज हो गईं, मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रसन्न हूं या दुखी हूं। मुझे पता तो चल गया है, मगर सामने जाकर क्या करूंगा? क्या उन्हें देखूंगा? क्या उनसे गले मिलूंगा? क्या उनसे शिकायत करूंगा या केवल उनकी कुशलता जानकर वापस आ जाऊंगा? मैंने स्वयं को संभाला, अपनी वर्दी पहनी, गाड़ी निकाली और उस पते पर जाने का निर्णय लिया। ये दूरी संभवतः कुछ किलोमीटर की थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनों में ये कोसों की हो चुकी थी। मैं मार्ग में था, मगर मेरे मस्तिष्क में बचपन के चित्र घूम रहे थे। जब वह मुझे खिलाती थीं, मेरे सिर पर हाथ फेरती थीं, मेरे स्कूल का बस्ता तैयार करती थीं, मेरे जूते स्वच्छ करती थीं, मेरे लिए त्योहारों पर नए वस्त्र सिलवाती थीं, मेरे ज्वर बुखार में सारी रात जागती थीं। जब मुझे भय लगता था तो मुझे गोद में लेकर सुलाती थीं। वह बहन जो मां बन गई थी, वह बहन जिसने मेरे बचपन को प्रेम से संवारा था, वह बहन आज 15 साल बाद मेरे सामने आने वाली थी। मैं बार बार सोचता था, वह कैसी होगी? क्या वह मुझे पहचानेगी? क्या मैं उससे पहचान पाऊंगा? क्या वह बदल गई होगी? क्या उसके बच्चे होंगे? क्या वह प्रसन्न होगी या वह भी इस जीवन से ऊब चुकी होगी? क्या वह मुझसे लज्जित होगी या सीना तानकर खड्डी होगी क्योंकि उसने प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर किया था? मैंने गाड़ी रोकी, उस पते पर पहुंचा, द्वार खटखटाया। दिल की धड़कनों की ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही थी। कदम लड़खड़ा रहे थे, पसीना मेरी ललाट से बह रहा था। दरवाजा धीरे से खुला। जब दरवाजा खुला तो दरवाजा एक बालक ने खोला। मैंने अपनी बहन का नाम लिया कि वह कहाँ है, तो वह बालक कहने लगा, मुझे नहीं पता, और वहां से भाग गया। लेकिन दरवाजा खुला छोड़ गया। अब मैं अंदर जाता या न जाता,
लेकिन मैंने दरवाजे से जब अंदर झांका तो दृश्य ही ऐसा देखा कि चकित रह गया। मैं भागता हुआ उस ओर गया। मेरी बहन आंगन में चारपाई के साथ रस्सी से बंधी हुई थी। उनके बालों में चांदी उतर आई थी। यद्यपि अभी उनकी आयु इतनी अधिक नहीं थी, वह मुख से बहुत अधिक व्याकुल लग रही थी। मुझे देखा तो कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, दीदी मैं आपका छोटा भाई। तो कहने लगी, नहीं मेरा छोटा भाई तो बहुत दूर रहता है। मैंने कहा, दीदी मैं हूं, मैं आ गया हूं। जब मैंने कहा मैं आ गया हूं तो वह अचानक फूट फूट कर रोने लगी और मेरे गले लग गई। मैं चकित रह गया। मैंने कहा, किसका साहस है आपको यहां बांध कर रखने की? मैंने उन्हें गले से लगाया, शीघ्रता से रस्सी खोली, उन्हें चारपाई पर बिठाया और पूछा कि यह क्या हो रहा है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह निरंतर मेरी ओर देख रही थी, जैसे विश्वास न आ रहा हो कि मैं उनके सामने बैठा हूं। मेरी उंगलियों से उनकी कलाइयों पर बंधी रस्सी के निशान छूकर मैं कांप रहा था। उनके हाथों पर पुराने घावों के निशान थे, जिनमें कुछ अभी ताजे भी लग रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी की पुरानी झुर्रियां उभर चुकी थीं। उनकी हड्डियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं, जैसे कई दिनों से भरपेट भोजन न किया हो। मैंने चारपाई के पास रखे मटके से जल निकाला, गिलास में डाला और उन्हें दिया। उन्होंने कांपते हाथों से जल पिया और मुझे देखा जैसे वर्षों की तृष्णा शांत हो गई हो। मैंने कहा, दीदी यह सब क्या है? आपको किसने बांधा था? आप यहां कैसे पहुंची? उन्होंने एक लंबी श्वास ली और कहा, तुम बहुत बदल गए हो मेरे भाई, बड्ढे हो गए हो, वर्दी में बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन शोक की इस वर्दी की शक्ति भी मुझे बचा न सकी। मैंने कहा, मुझे बताइए ये सब किसने किया है? मैं किसी को नहीं छोड़ दूंगा। मैं शपथ लेता हूं आप पर एक भी अत्याचार करने वाले को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। उन्होंने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूं। और थोड़े विराम के बाद वह बोलना आरंभ हुई। उनकी स्वर में अवरोध था, जैसे शब्द कंठ से बाहर आना ही न चाहते हो, लेकिन वह बोली और मैं सुनता गया। एक एक शब्द मेरे हृदय में खंजर की भांति उतरता गया। उन्होंने बताया कि उनके जीवन में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम कमल था। वह उसी मोहल्ले में रहता था। प्रतिदिन की भेंट ने धीरे धीरे मित्रता को प्रेम में बदल दिया था। वह बहुत वचन देता था, स्वप्न दिखाता था और कहता था वह उन्हें अपनी वधू बनाएगा। वह भी सपनों के जाल में उलझ गई थी, लेकिन माता पिता कभी इस संबंध पर सहमत न हो सके। इसलिए जब उसने बात की तो वह डर गए और अस्वीकार कर दिया। दीदी ने बताया, लेकिन एक दिन उसका निकटतम मित्र आया। उसने आकर कहा कि कमल स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और चाहता है कि तुम दोनों कहीं दूर जाकर विवाह कर लो, ताकि बाद में सब कुछ संभाल लिया जाए। वह कहती हैं कि मैंने उसे मना किया कि मैं भागना नहीं चाहती, मुझे भय लगता है। पर वह बार बार कहता रहा कि और कोई मार्ग नहीं है। यदि आज न गई तो कल तुम्हारी शादी किसी और से कर दी जाएगी और फिर कमल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दीदी बहुत व्याकुल हो गई थीं। सोचने लगी थीं कि वास्तव में यदि सुबह माता पिता ने मेरा विवाह किसी और से कर दिया तो मेरे सब स्वप्न समाप्त हो जाएंगे। वह व्यक्ति बार बार विश्वास दिलाता रहा कि कमल स्टेशन पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अंततः वह सहमत हो गई और उसके साथ चली गई। जब स्टेशन पर पहुंची तो वहां कमल नहीं था। हृदय में घबराहट होने लगी। उन्होंने प्रश्न किया तो उसके मित्र ने कहा, कमल शहर गया है और उसने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं। वह भोली थी। उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कमल को तो पता भी नहीं कि वह कहाँ है और उसका मित्र उन्हें कहाँ ले जा रहा है। वह उन्हें एक अनजाने नगर में ले गया, जहां कुछ और लोग पहले से उपस्थित थे, जिनके चेहरों पर लज्जा नाम की कोई वस्तु न थी। उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया और फिर एक दिन वह आ गया और बोला कि अब तुम यहां रहोगी और हमारा कहना मानोगी। दीदी ने विरोध किया, चीखें चिल्लाईं, लेकिन उनकी ध्वनि को दीवारों ने निगल लिया। कोई सुनने वाला नहीं था। फिर उन पर अत्याचार का सिलसिला आरंभ हो गया, जो दिन रात चलता रहा। वह उन्हें किसी वस्तु की भांति दूसरों को दिखाते और बेचते। वह चीखती चिल्लाती थीं,
लेकिन जब वह अस्वीकार करती तो उन्हें चारपाई से बांध देते, खाने को कुछ न देते और मारपीट अलग से होती। कभी उनकी चीखें उन दीवारों से टकराकर वापस आती, तो कभी उनकी विवशता उनके शरीर को सुला देती। उनके बालों में श्वेत रंग आ गया, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए और वह अंदर से मर गई थी। केवल सांसें शेष थीं। जब मैंने यह सुना तो मेरा रक्त खौलने लगा। मैं क्रोध में कांपने लगा। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति जो हर बार मुझे नमस्ते करता था, जिसे मैं बचपन से जानता था, वह इस सीमा तक नीच और अधम निकलेगा। मैं उसे मार देना चाहता था, उसी समय जाकर उसका गला घोंट देना चाहता था। लेकिन मैंने स्वयं पर नियंत्रण पाया। बहन को कहा कि शीघ्र मेरे साथ चले। वह बहुत डरी हुई थी, बार बार पीछे देखती, लेकिन मैंने उनका हाथ दृढ़ता से थाम लिया और कहा कि अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं आपके साथ। हम दोनों रात्रि के अंधकार में निकल पड़े। सड़धाके निर्जन थीं, हवाएं शीतल थीं। मौन हमें घूर रहा था, लेकिन मैं हर कदम पर अपने प्रभु से सहायता मांग रहा था। अंततः हम घर पहुंचे। वही पुराना जीर्ण शीर्ण घर जहां कभी हमारी मां ने हमें गोद में लेकर झूला झुलाया था, जहां पिताजी के ठहाके गूंजते थे, जहां बचपन की सुगंध थी। जब द्वार खोला तो सब कुछ शांत था। बहन ने इधर उधर देखा, मेरी ओर देखा। मैंने पलकें झुकाईं और धीरे से कहा, न पिताजी रहे न मां। वह फूट फूट कर रोने लगी, ऐसे जैसे वर्षों का दुख आज एक साथ आंखों से बह निकला हो। मैंने उन्हें सीने से लगाया, उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब रोना नहीं है, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अब तुम अकेली नहीं हो, ये घर अब फिर से तुम्हारा है, जहां कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ रात व्याकुलता में बीती। मुझे निद्रा नहीं आई। हृदय में एक ही बात थी कि मेरी बहन के साथ जो अन्याय हुआ वह ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने सुबह होते ही वर्दी पहनी। मार्ग भर बहन की घायल स्मृतियां आती रहीं। दिल दुखता रहा। पुलिस स्टेशन पहुंचा, थाना प्रभारी से मिला, विस्तार से सारी घटना बताई, बहन के साथ होने वाले अत्याचारों की कथा सुनाई। उसके बाद मैंने अपनी टीम के श्रेष्ठ लोगों को तैयार किया और उस दुराचारी को खोजने निकला जो अपनी अपवित्र साजिश से मेरी बहन का जीवन उजाड़ चुका था। कुछ घंटों के परिश्रम के बाद हमने उसे उसी मोहल्ले के कोने से पकड़ डीएच लिया, जहां वह प्रतिदिन किसी भद्र मनुष्य की भांति विचरण करता था। मुझे देखते ही उसका रंग पीला पड़ डीएच गया। आंखों में भय उतर आया, जैसे उसे विश्वास हो गया हो कि अब उसकी वास्तविकता सबके सामने आ चुकी है। हम उसे थाने ले आए। वहां मैंने उसके विरुद्ध बहन की अस्मिता भंग करने का अभियोग दर्ज कराया, क्योंकि उसी की धूर्तता ने एक निर्दोष लड्डो हचकी को नर्क में धकेल दिया था। थाने के कक्ष में वह सिर झुकाए खद्दचा था। लज्जा उसके चेहरे से टपक रही थी। उसे झां था कि वह अपराधी है। मैंने थाने वालों से कहा कि उसके साथ वह व्यवहार किया जाए जिसकी उदाहरण बने हर किसी के लिए जो किसी लड़की के सम्मान से खेलने की मंशा रखे। थाने के कर्मचारियों ने मुस्कुराकर कहा, आप निश्चिंत रहें, पुलिस में कैसी खातिरदारी होती है यह तो सब जानते हैं। मैंने उनकी बात का अर्थ समझ लिया और संतुष्ट होकर वापस आ गया। दिल को फिर एक विचार ने जगड़ी आच लिया कि वह वास्तविक लड्डी एच का राजेश कहाँ होगा। क्या वह वास्तव में अनभिज्ञ था? क्या उसने विवाह कर लिया होगा? क्या वह प्रसन्न है या किसी दुख में ग्रस्त है? मैंने उसकी खोज आरंभ की। कुछ दिन बाद उसके बारे में झांत हुआ कि वह अब भी उसी पुराने नगर में रहता है जहां वह पहले रहा करता था। मैं एक दिन शांति से उसके पास पहुंचा। द्वार खटखटाया। वह बाहर आया। मुझे देखा तो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। मैंने उसे बैठने को कहा, चाय मंगवाई और पूछा, तुमने अब तक विवाह नहीं किया? वह हंसने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसके चेहरे की उदासी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। उसने मंद स्वर में कहा, एक लॉर्ड एचकी से प्रेम करता था। वह अचानक मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। उसके बाद हृदय से इच्छा ही समाप्त हो गई। मैं मौन रहा। आंखों में नमी सी उतर आई। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है वह लड़की कौन थी? वह मेरी बहन थी और वह किसी के साथ भागी नहीं थी।
बल्कि तुम्हारे मित्र ने उसे बहला फुसलाकर बेच दिया था। राजेश के चेहरे पर विस्मय छा गया। उसने तुरंत मेरी ओर देखा, जैसे मैं मिथ्या बोल रहा हूं। लेकिन मेरी गंभीरता देखकर वह स्तब्ध रह गया। देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा, मैंने तो सदैव समझा कि वह मुझे छोड़ गई। वह तो मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन मेरे मित्र ने ही मेरे प्रेम को नष्ट कर दिया। फिर वह एकदम उठा, जैसे उसे चैन न आ रहा हो। वह मेरे घर की ओर भागा, हृदय में व्याकुलता लिए, जैसे किसी स्वप्न को यथार्थ बनाना हो। वहां जाकर वह मेरी बहन से मिला। उनका चेहरा देखते ही जैसे समय ठहर गया हो। राजेश ने धीरे से पूछा, तुम कहाँ चली गई थीं? दीदी ने धीरे से सब कुछ बताया। राजेश की आंखों में तीव्र दुख था। वह बार बार अपनी आंखों को मलता रहा, जैसे विश्वास न आ रहा हो कि जिस लड़चकी से वह प्रेम करता था, उसके साथ यह सब हुआ। वह भी बालकों की भांति रोने लगा, जैसे उसकी दुनिया टूट गई हो। फिर कुछ क्षण मौन में बीते। राजेश ने गर्दन उठाई और बिना कुछ कहे, बस दृष्टि नीची रखते हुए कहा, मैं अभी भी विवाह करने को सज्ज हूं। मैंने उसके चेहरे पर सत्य देखा, समय की ठहरी हुई छवि को टूटता हुआ अनुभव किया। मैंने भी सिर हिलाया और उसी दिन विवाह का प्रबंध किया। समारोह सादगी से हुआ। साक्षी भी वही मोहल्ले के थे, जो कभी राजेश को लड्डेचकी के छौड़ाने का उलाहना देते थे। लेकिन आज वही लोग साक्षी थे कि उसने अपने प्रेम को पा लिया। विवाह पूर्ण हुआ तो मेरी बहन की आंखों में प्रसन्नता की ज्योति जगमगा रही थी। वही ज्योति जो वर्षों पहले उनकी आंखों से ओझल हो गई थी। राजेश ने उनका हाथ थामा और कहा, आज के बाद तुम कभी भी एकाकी नहीं रहोगी। मुझे देखकर लगा कि प्रकृति कभी विलंब अवश्य करती है, लेकिन न्याय से वंचित नहीं रखती। मेरी बहन, जिसने दुख को सीने में दबाए रखा, जिस पीढ़ा चाह में चीखती रही, आज उनके दुख का परिणाम सुख के रूप में उनके समक्ष था। मेरी आंखें भर आईं जब मैंने अपनी बहन को वधू के वेश में देखा। हृदय ने शांति पाई कि मैंने अपनी प्रिय बहन का अधिकार वापस ले लिया। उनका सम्मान भी वापस आ गया, उनका प्रेम भी उन्हें मिल गया। आज वह दोनों एक साथ सुखी हैं, एक दूसरे की छाया में जीते हैं। राजेश अपनी त्रुटि को समझ चुका है, अपनी प्रीति को पाकर अनुतप्त भी है और कृतज्ञ भी। और मेरी बहन, जिनके चेहरे पर सदियों की थकान थी, अब मुस्कान है। वह दिन भर हंसती है, बच्चों के साथ खेलती है, राजेश के साथ बाजार जाती हैं। उनके चेहरे की आभा देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है, जो सदैव कहती थी, बेटियां सबकी साझी होती हैं, बेटी को रुलाना पाप होता है। मैं हर रात्रि जब उन दोनों को हंसते हुए देखता हूं, तो मेरा हृदय संतोष से भर जाता है। मैं सोचता हूं कि यदि मैंने साहस न किया होता, तो शायद आज भी मेरी बहन किसी कारावास में चीख रही होती, किसी अंधियारे कक्ष में सिसक रही होती। लेकिन अब वह उज्ज्वल गवाक्षों, खिड़कियों से बाहर झांकती है और उसकी हंसी सुनकर लगता है कि मैंने अपनी बहन को पुनः पा लिया है, और यह मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी सी उपलब्धि है। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, निर्धनता देखी, अभाव देखे, माता पिता को दुख में तड़पते देखा, प्रतिष्ठा को नीलाम होते देखा, और फिर न्याय को विलंब से आते भी देखा। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी, वह यह है कि संबंध यदि सच्चे हों, तो समय कितना भी व्यतीत हो जाए, उन्हें जोतने वाला ईश्वर स्वयं मार्ग बना देता है। जब मेरी बहन चली गई थी, तो मेरे माता पिता टूट गए थे। हमारे घर में जैसे शोक छा गया था। लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोचता रहा कि आखिर वह क्यों गई, कहाँ गई, और यदि गई भी तो हमसे संपर्क क्यों न किया। 15 साल तक यह प्रश्न मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा। जब भगवान ने मुझे एक पद दिया और मैं उस स्थान पर पहुंचा कि उचित और अनुचित में भेद कर सकता था, तब जाकर मुझे वह पता मिला जहां मेरी बहन रहती थी। और जब मैं वहां पहुंचा, उन्हें रस्सियों में बंधा, घायल, दुर्बल और टूटी हुई अवस्था में देखा, तो मैं एक क्षण के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठा। मुझे लगा कि मैंने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है, सब अर्थहीन है, यदि मैं अपनी बहन को सम्मान न दिला सका। उसी दिन मैंने निश्चय किया कि अन्याय को दंड दिलवाऊंगा, चाहे वह कितना ही पुराना परिचित क्यों न हो। जब उस पिशाच को पकड़ डवाया, तो
मुझे अंदर से वह शांति मिली जो शायद वर्षों की व्याकुलता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी। फिर राजेश को खोजा, जो स्वयं अपने प्रेम के वियोग पर वर्षों से अधूरा रहा। उसकी सत्यता और मेरी बहन की निष्पापता ने मुझे एक और शिक्षा दी कि समय चाहे जितना भी बीत जाए, सच्चे हृदय एक दिन अवश्य मिलते हैं। आज भी मैं अपनी बहन को हंसते हुए देखता हूँ, पति के साथ सुखद जीवन व्यतीत करते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। मैं वर्दी वाला अधिकारी अवश्य हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी सफलता वह दिन था जब मैं अपनी बहन की मर्यादा वापस ला सका। यदि किसी से सीखना है तो उन लोगों से सीखो जिन्होंने परिस्थितियों के हाथों हार मानी हो, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने साहस से सब कुछ पुनः प्राप्त किया। मेरी बहन का धैर्य, मेरी मां का दुख, मेरे पिताजी का आघात और मेरा संघर्ष। सत्य कभी मरता नहीं, प्रेम कभी हारता नहीं और सम्मान कभी बिकता नहीं। बस समय लगता है उसे वापस लाने में। राजेश और दीदी की शादी को कुछ मास बीत चुके थे। घर में रौनक लौट आई थी, लेकिन शांति की सतह के नीचे अब भी कुछ तूफान पल रहे थे। एक संध्या जब मैं थाने से वापस आया तो देखा कि राजेश चिंतित बैठा है। झात हुआ कि जिस कमल को मैंने जेल भेजा था, उसका भाई विशाल नगर वापस आ गया है। विशाल अपने भाई से भी अधिक भयानक और प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके संबंध सीमा पार के तस्करों से थे। एक रात्रि जब मैं ड्यूटी पर था, मुझे सूचना मिली कि नगर के उपनगर में एक गोदाम में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। जब मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा तो मेरा सामना विशाल से हुआ। उसकी आंखों में अपने भाई के पकड़े जाने का प्रतिशोध था और मेरी बहन का वह तिरस्कार जो वर्षों पहले आरंभ हुआ था, वह अब एक नया मौद्ध ले रहा था। एक नया पात्र, इंस्पेक्टर माया। जांच के दौरान मेरी भेंट इंस्पेक्टर माया से हुई। माया एक निर्भीक और बुद्धिमान अधिकारी थी जो मानव तस्करी के बड्डेचे नेटवर्क पर कार्य कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहन सुनीता दीदी जिस गिरोह का शिकार हुई थी, वह केवल एक कमल या विशाल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोहरा ठाकुर विक्रम सिंह था। ठाकुर विक्रम सिंह वही व्यक्ति था जिसने वर्षों इस पहले मेरे पिताजी की भूमियों पर अधिकार करने का प्रयास किया था और जिसके कारण हमारा परिवार आर्थिक रूप से निर्बल हुआ था। माया और मैंने मिलकर इस षड्यंत्र के ताने बाने जोड़ना आरंभ किए। हमें आभास हुआ कि दीदी का अपहरण मात्र संयोग नहीं था, बल्कि यह हमारे परिवार से पुरानी शत्रुता का भाग था, अतीत का एक भयावह उद्घाटन। एक दिन माया को एक पुरानी डायरी मिली जो उस कोठे से बरामद हुई थी जहां दीदी को रखा गया था। उस डायरी में उन सभी लड़ेचकियों के नाम थे जिन्हें वहां लाया गया था। वहां से एक सत्य सामने आया जिसने मेरे पैरों तले से भूमि निकाल दी। उस डायरी के अनुसार मेरी मां, जिसने दीदी को शाप दिया था, वह स्वयं निर्दोष नहीं थी। पिताजी के स्वर्गवास के बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हुई थी, तो ठाकुर ने मां को भयभीत किया था कि यदि उसने पुत्री को उसके हवाले न किया तो वह पूरे परिवार को समाप्त कर देगा। मां ने दीदी को भागने का अवसर नहीं दिया था, बल्कि ठाकुर के भय से मौन धारण कर लिया था और इस भार को छिपाने के लिए दीदी पर बदनामी का लांछन लगा दिया था। जब मैंने यह सत्य दीदी को बताया तो वह घंटों रोती रही, लेकिन उनके हृदय से मां के लिए घृणा समाप्त हो गई और उसके स्थान पर करुणा ने ले ली। उन्हें समझ आया कि उनकी मां क्रूर नहीं बल्कि विवश थी। विशाल और ठाकुर ने मिलकर राजेश पर आक्रमण करवाया ताकि मुझे केस वापस लेने पर विवश किया जा सके। राजेश अस्पताल में जीवन और मृत्यु के मध्य युद्ध कर रहा था। दीदी ने प्रथम बार अपनी दुर्बलता को शक्ति में परिवर्तित किया। वह थाने आई और उन्होंने उन सभी महिलाओं को एकत्रित किया जो कभी न कभी इस गिरोह का शिकार हुई थीं। दीदी का साहस देखकर पूरा नगर सड्डाहाकों पर निकल आया। मैंने और माया ने इस जनशक्ति का लाभ उठाते हुए ठाकुर के किले पर छापा मारा। एक लंबे संघर्ष के पश्चात विशाल मारा गया और ठाकुर विक्रम सिंह को हमने हथकड़ियां पहनाई। उस दिन केवल मेरी बहन का अपराधी नहीं पकड़ा गया था, बल्कि वर्षों से दबी हुई सैकड़ों आहों को न्याय मिला था।
आज सुनीता दीदी और राजेश एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजेश पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है और उसने दीदी के नाम पर एक संस्था सुनीता आश्रम स्थापित की है, जहां उन लॉर्डेचकियों को आश्रय और शिक्षा दिया जाती है जो समाज के अत्याचार का शिकार होती है। मैं अब केवल एक एएसआई नहीं रहा, बल्कि माया मेरी जीवन संगिनी बन चुकी है और हम दोनों मिलकर इस संकल्प को पूर्ण कर रहे हैं कि किसी और आकाश की बहन को कभी ऐसे अंधकारों का सामना न करना पड़े। वह घर जो कभी निर्जन था, अब वहां बालकों की किलकारियां गूंज। पिताजी का चित्र दीवार पर सुशोभित है और ऐसा लगता है जैसे वह आकाश से मुस्कुराकर कह रहे हों, पुत्र, तूने केवल अपनी बहन को नहीं, बल्कि पूरे कुल के सम्मान और गरिमा को बचा लिया। एक रहस्यमयी पत्र और अतीत की छाया। ठाकुर विक्रम सिंह की बंदी बनाए जाने के कुछ दिन पश्चात, जब हम समझ रहे थे कि अब सब ठीक हो गया है, मेरे घर के द्वार पर एक अनाम पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, तुमने केवल मोहरे पकड़े हैं, खिलादी अभी शेष है। उस पत्र के साथ एक पुराना चित्र था जिसमें पिताजी, ठाकुर विक्रम सिंह और एक तीसरा व्यक्ति खड्डे थे जिसका चेहरा जला हुआ था। मैंने जब यह चित्र दीदी को दिखाया तो उनके चेहरे का रंग उड़ ही गया। उन्होंने बताया कि यह तीसरा व्यक्ति काशीनाथ है, जो पिताजी का सबसे प्रिय मित्र था, लेकिन एक दुर्घटना में मर गया था। मगर पत्र की लेखनी बताती थी कि वह जीवित है और संभवतः इस सब के पीछे मूल मस्तिष्क उसी का था। इंस्पेक्टर माया का संदेह और आंतरिक गद्दार। जांच के दौरान माया को अनुभव हुआ कि हमारी हर चेष्टा की सूचना शत्रु को पहले से होती है। इसका अर्थ था कि पुलिस विभाग के भीतर ही कोई विश्वासघाती उपस्थित है। एक रात्रि माया ने शांति से सीसीटीवी फुटेज जांची तो झात हुआ कि हमारा अपना ही एक कांस्टेबल, जिस पर मैं सबसे अधिक विश्वास करता था, ठाकुर के अधिवक्ताओं से मिल रहा था। माया ने एक संकटमय योजना बनाई। हमने पुलिस लाइन में यह अफवाह फैलाई कि हम दीदी और राजेश को सुरक्षा के लिए दूसरे नगर स्थानांतरित कर रहे हैं। ये एक जाल था और जैसे ही विश्वासघाती ने यह समाचार काशीनाथ तक पहुंचाया, शत्रु बाहर निकल आया। अस्पताल का वह भयावह दृश्य। राजेश अभी अस्पताल में था कि अचानक वहां अग्नि लग गई। अफरा तफरी में कुछ नकाबपोश दीदी को पुनः अपहरण करने का प्रयास करने लगे ताकि मुझे ठाकुर के विरुद्ध गवाही से रोक सके। इस बार दीदी वह पुरानी विवश लड़की नहीं थी। जब एक गुंडे ने उनका हाथ पकड़ देने का प्रयास किया तो दीदी ने समीप पद्दा हुआ सर्जिकल चाकू उठा लिया और अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं लड्डा पद दी। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि दीदी ने साहस का वह उदाहरण स्थापित किया था जिसकी प्रत्याशा किसी को न थी। उन्होंने एक आक्रमणकारी को घायल कर दिया था और माया ने अन्यों को दबोच लिया था। इसी कोलाहल में वह जले हुए चेहरे वाला व्यक्ति काशीनाथ प्रथम बार मेरे समक्ष आया। काशीनाथ का उद्घाटन, रक्त का प्रतिशोध। काशीनाथ ने बंदी बनाए जाने से पूर्व एक सत्य उगल दिया जिसने मेरे हृदय को खंड खंड कर दिया। उसने बताया कि पिताजी ने जो भूमियां ठाकुर को देने से अस्वीकार किया था, वह वास्तव में पिताजी की नहीं बल्कि काशीनाथ की थी, जो उन्होंने छल से अपने नाम कराई थी। काशीनाथ ने प्रतिशोध लेने के लिए कमल को उपयोग किया था ताकि वह हमारी बहन का जीवन नष्ट करके पिताजी को जीते जी मार डाले। मैं एक क्षण के लिए कांप गया कि क्या मेरे पिताजी भी अपराधी थे। लेकिन दीदी ने मेरा हाथ थामा और कहा, आकाश मनुष्य त्रुटि करता है, लेकिन उसका दंड किसी की पुत्री को इस प्रकार देना कहाँ का न्याय है। अंतिम न्यायालय और सत्य की विजय। न्यायालय में जब अभियोग चला तो ठाकुर के अधिवक्ता ने दीदी के चरित्र पर कीचड़देच उछालने का प्रयास किया। उसने वही पुराने उलाहने दिए कि लॉर्डेचकी स्वयं भागी थी। उस समय पूरा कोर्ट रूम शांत था, लेकिन फिर मैं अपनी वर्दी की गरिमा के साथ खद्देछा हुआ और वह डायरी प्रस्तुत की जो माया ने खोजी थी। दीदी ने स्वयं कटघरे में खड्डे होकर वह सभी अत्याचार वर्णित किए जो उन पर रस्सियों से बंधे हुए बीते थे। उनकी स्वर में वह गर्जना थी कि न्यायाधीश की आंखें भी नम हो गईं। अंततः न्यायालय ने ठाकुर, काशीनाथ और उनके सभी गुर्गों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया। एक नया सवेरा, आकाश की मंजिल।
आज वह सभी पुराने घाव भरने आरंभ हो गए हैं। राजेश और दीदी ने मिलकर सुनीता आश्रम में एक विद्यालय खोला है, जहां वह अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं। काशीनाथ की भूमियों की समस्या मैंने वैधानिक रूप से सुलझाई और उनका एक भाग निर्धनों में वितरित कर दिया। माया और मैं अब एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो इस नगर में किसी भी सुनीता को पुनः रस्सियों में बंधने नहीं देते। प्रतिवर्ष पिताजी की पुण्यतिथि पर हम गरीबों को भोजन कराते हैं, लेकिन अब मां की आंखों में अभिशाप नहीं, बल्कि अपनी पुत्री के लिए गर्व के अश्रु होते हैं। जीवन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि न्याय केवल न्यायालयों में नहीं मिलता। न्याय तब मिलता है जब एक भाई अपनी बहन की ढाल बनकर खद्दा हो जाता है। आकाश, जीवन की ये परीक्षाएं अब भी समाप्त नहीं हुई थीं। न्याय मिलने के बाद हमें लगा था कि अब केवल शांति होगी, लेकिन नियति ने एक और विचित्र खेल खेला, जिसने हमारे घर की नींवों को एक बार फिर हिलाकर रख दिया। माया की अचानक अंतर्धान और रेड लाइन गिरोह। दीदी और राजेश का जीवन सामान्य हो रहा था कि अचानक इंस्पेक्टर माया एक महत्वपूर्ण अभियान के दौरान लुप्त हो गई। वह एक ऐसे गिरोह का पीछा कर रही थी जो नगर के बड़े बड़े व्यवसायियों के बच्चों को अपहरण करके सीमा पार तस्करी करता था। मुझे माया की एक रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें वह अंतिम बार एक नाम ले रही थी, देवराज। देवराज कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह ठाकुर विक्रम सिंह का सौतेला भाई था, जो वर्षों से विदेश में रह रहा था और अब अपने भाई की गिरफ्तारी का प्रतिशोध लेने के लिए वापस आया था। उसने माया को अगवा कर लिया था और मुझे संदेश भेजा, अपनी बहन को बचा लिया, अब अपनी जीवन संगिनी को बचाकर दिखाओ। मैं टूट चुका था। एक ओर पुलिस की वर्दी थी और दूसरी ओर माया का जीवन। इस कठिन समय में मेरी शक्ति वह बनी जिसके लिए मैं स्वयं ढाल बना था। सुनीता दीदी मेरे पास आईं। उनकी आंखों में अब वह 15 साल पुराना भय नहीं था, बल्कि एक अग्नि थी। उन्होंने मुझसे कहा, आकाश, तुमने मुझे रस्सियों से मुक्त कराया था। आज मैं तुम्हें तुम्हारी मानसिक कैद से मुक्त करूंगी। मैं जानती हूं देवराज कहां छिपा हो सकता है, क्योंकि कमल के मित्र प्रायः उस पुराने वीरान किले का उल्लेख करते थे, जहां लड़कियों को रखने से पहले तलाशी ली जाती थी। दीदी ने केवल मार्ग नहीं बताया, बल्कि वे स्वयं मेरे साथ जाने पर आग्रह करने लगी। मैंने उन्हें रोका, पर वह नहीं मानी। उन्होंने कहा, आज एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को इस नर्क से निकालेगी। हमने रात्रि के अंधकार में उस पुराने किले पर धावा बोल दिया। देवराज के पास आधुनिक शस्त्र थे, लेकिन मेरे पास प्रतिशोध की ज्वाला और दीदी का आशीर्वाद था। संघर्ष के दौरान मैं घायल हो गया। मेरी पिस्तौल दूर जा गिरी। देवराज ने जैसे ही मुझ पर गोली चलाने के लिए लक्ष्य साधा, अंधकार से एक भारी पत्थर उसके सिर पर लगा। वह दीदी थी। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना देवराज पर आक्रमण कर दिया था। उसी क्षण माया ने भी अपनी कैद तोड़ दी, जिसकी वह काफी समय से चेष्टा कर रही थी, और हमने मिलकर देवराज को जीवित दबोच लिया। वह दृश्य दर्शनीय था। एक ओर माया थी जो कानून की शक्ति थी, और दूसरी ओर दीदी थी जो उत्पीड़न से निकलकर शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। इस घटना के कुछ मास पश्चात घर में खुशियों की शहनाई बजी। माया और मेरा विवाह सादगी से हुआ, लेकिन उस दिन की सबसे बड़ी प्रसन्नता कुछ और थी। दीदी ने लजाते हुए माताजी के कान में कुछ कहा और माताजी की आंखों से हर्ष के अश्रु छलक पड़े। दीदी मां बनने वाली थी। 15 साल के इस लंबे अंधकार के पश्चात यह समाचार जैसे हमारे घर में सूर्य की प्रथम किरण थी। राजेश की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। वह व्यक्ति जो कभी अपना प्रेम खो चुका था, आज एक पिता बनने वाला था। माताजी का स्वास्थ्य अब काफी बिगड़ाने लगा था। एक रात्रि उन्होंने हम सबको बुलाया। उन्होंने अपना एक पुराना संदूक खोला, जिसमें पिताजी के कुछ प्रलेख, दस्तावेज और आभूषण थे। उन्होंने वह सब दीदी के हाथ में रख दिए और कहा, पुत्री, मैंने तुझे शाप दिया था, लेकिन तूने हमें जीवन दिया। मैंने कुल की मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए अपनी ममता बेच दी थी, लेकिन तूने अपने साहस से इस कुल को नया सम्मान दिया। यह सब तेरा है और आने वाले बालक का। माताजी ने दीदी के हाथों को चूमा और उसी रात्रि वह शांति से इस संसार से विदा हो गई।
जैसे वह केवल दीदी की प्रसन्नता और क्षमा की प्रतीक्षा कर रही थी। आज का दृश्य, आकाश और सुनीता का सवेरा। आज मेरी गोद में एक छोटा सा बालक है, दीदी का पुत्र, जिसका नाम हमने आर्यन रखा है। जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है, जब मैं दीदी की गोद में होता था। अंतर केवल इतना है कि आज दीदी रस्सियों में बंधी नहीं है, बल्कि वह अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं और मायानगर की एसपी बन चुकी है। मैं प्रायः संध्या को अपने घर के आंगन में बैठता हूं और सोचता हूं कि यदि वह एक दिन मैंने साहस करके उस पते पर दस्तक न दी होती, तो आज ये खुशियां कहाँ होती। न्याय कदाचित थक कर बैठ जाता है, लेकिन यदि कोई उसे पुकारने वाला हो, तो वह मार्ग अवश्य ढूंढ लेता है। मेरी बहन अब केवल मेरी दीदी नहीं, इस नगर की हर उस लड़की के लिए आशा की किरण है, जो समझती है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। समय पंख लगाकर उड़ गया। आर्यन अब 22 वर्ष का एक सुगठित युवक था, जिसकी आंखें बिल्कुल अपनी मां सुनीता दीदी जैसी थीं, बड्ढी और दीप्तिमान। मैं अब पुलिस से सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के समीप था और माया डीआईजी के पद पर आसीन थी। हमने आर्यन को बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन उसके हृदय में एक ऐसी चिंगारी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। आर्यन ने विधि, कानून की शिक्षा पूर्ण की और एक फौजदारी अधिवक्ता, क्रिमिनल लॉयर बन गया। उसका उद्देश्य उन लोगों को दंड दिलवाना था जो कानून की पगोडी एज से बच जाते थे। लेकिन हमें क्या झात था कि अतीत का एक मरा हुआ सर्प अभी भी जीवित है और विष उगलने के लिए सज्ज है। ठाकुर के उत्तराधिकारी की वापसी। कारावास में ठाकुर विक्रम सिंह के मरने के पश्चात उसका पुत्र रणा प्रताप सिंह देश वापस आ गया। वह अपने पिता से भी अधिक धूर्त था। उसने नगर में आकर कोई गुंडागर्दी नहीं की, बल्कि सफेद पोश बनकर राजनीति में कदम रखा। उसका उद्देश्य केवल एक था, अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेना। रणा ने शांति से हमारे परिवार की जड्ढों को खोखला करना आरंभ किया। उसने राजेश, आर्यन के पिता, के व्यवसाय में अपने व्यक्ति सम्मिलित किए और एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि रातों रात राजेश पर भ्रष्टाचार का दोष लग गया और सुनीता आश्रम की भूमि को अवैध घोषित कर दिया गया। एक दुखद दुर्घटना। एक रात्रि जब दीदी और राजेश आश्रम से घर लौट रहे थे, एक तीव्र गति वाले ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। इस दुर्घटना में राजेश गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी स्मृति, याददाश्त चली गई। दीदी को भी गहरी चोटें आईं, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा था। जब आर्यन अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां का वह पुराना घाव, जो रस्सियों के कारण था, दुर्घटना के कारण पुनः हरा हो गया था। आर्यन ने जब अपनी मां के हाथों पर वे चिन्ह देखे, तो उसे प्रथम बार उस पूर्ण सत्य का बोध हुआ जो हमने उससे छिपा कर रखा था। आर्यन का क्रोध और दीदी की सीख। आर्यन ने जब मुझसे और माया से पूर्ण वास्तविकता पूछी, तो हमने उसे सब बता दिया। दीदी का अपहरण, वह 15 साल का कारावास और ठाकुर का अत्याचार। आर्यन का रक्त उबलने लगा। उसने पिस्तौल उठाई और रणा प्रताप के घर की ओर जाने लगा। लेकिन उस समय दीदी ने अस्पताल के बिस्तर से उठकर अपने पुत्र का हाथ थामा। उन्होंने कहा, पुत्र, तेरे मामा ने मुझे पिस्तौल से नहीं, साहस और कानून से बचाया था। यदि तू आज गोली चलाएगा तो विजय रणा की होगी, क्योंकि वह तुझे अपराधी बनाना चाहता है। उसे वहां मारो जहां उसे सबसे अधिक पीड़ा हो, उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा और राजनीति पर। न्यायालय का रणक्षेत्र, अतीत बनाम वर्तमान। आर्यन ने पिस्तौल रख दी और अपने अधिवक्ता वाले कोट को अपनी ढाल बनाया। उसने माया की सहायता से गुप्त फाइलें निकलवाईं और सिद्ध किया कि रणा प्रताप सिंह जिस धन से राजनीति कर रहा है, वह उसी मानव तस्करी के नेटवर्क का भाग है जो उसके पिता ने आरंभ किया था। न्यायालय में वही दृश्य पुनः जीवंत हुआ। एक ओर रणा के महंगे अधिवक्ता थे और दूसरी ओर एक युवा लड़ेच का, जो अपनी मां के सम्मान और पिता के अधिकार के लिए लड़ेच रहा था। आर्यन ने न्यायालय में वह रस्सी प्रस्तुत की जिससे दीदी को बांधा गया था, जो मैंने साक्ष्य के रूप में संभाल कर रखी थी। उसने गर्जना भरी स्वर में कहा, यह केवल एक रस्सी नहीं है, ये उस तंत्र की विफलता का पाश है
जिसने 15 साल एक निर्दोष लड्डेचकी को बंदी रखा। आज इसी रस्सी से मैं इस मिथ्या राजनीतिज्ञ का राजनैतिक जनाजा निकालूंगा। अभियोग का निर्णय आर्यन के पक्ष में आया। राणा प्रताप सिंह की राजनीति विनष्ट हो गई और उसे पुराने अभियोगों के आधार पर बंदी बना लिया गया। राजेश की स्मृति भी धीरे धीरे वापस आने लगी जब दीदी ने उनका हाथ थामकर वही पुराना गीत गाया जो वह बचपन में मुझे सुनाती थी। आज सुनीता आश्रम केवल एक शरणस्थली नहीं बल्कि एक विश्वविद्यालय बन चुका है। आर्यन वहां निर्धन बच्चों को कानून पढ़ाता है ताकि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सके। मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं। माया अब भी वर्दी में देश की सेवा कर रही है और दीदी अब इस परिवार की वह वटवृक्ष की छाया है जिसके नीचे हम सब शांति पाते हैं। शिक्षा। अत्याचार की आयु चाहे कितनी ही लंबी क्यों न हो, उसे मिटाने के लिए एक आकाश का साहस और एक आर्यन का सत्य ही पर्याप्त होता है। अब हमारे घर में कोई रस्सी नहीं है, केवल प्रेम के वे बंधन हैं जिन्हें कोई शत्रु कभी तोड़ नहीं सकता।